डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद है और मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है। अच्छी इसलिए कह रहा हूँ, हमारे कॉलेज में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गाड़ी है। मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी है क्योंकि मेरे पिता एक बिजनेसमैन है। कभी हम उत्तराखंड में रहा करते थे। मैंने तो बचपन यहीं पर गुजारा है, लेकिन मेरे पिता कहा करते हैं कि उन्होंने अपना बचपन उत्तराखंड के एक गांव में बिताया है। ये पौड़ी गढ़वाल का एक इलाका था। मेरे पिता नाम तो बताते हैं लेकिन मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे पिता कई बार रात के वक्त एक छोटा सा पैग लगाना पसंद करते हैं। उसके बाद वो आग जलाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। भले ही इससे थोड़ी गर्मी होती है, वो गार्डन में भी ठंड नहीं होती बल्कि गर्मी के मौसम में भी वो आग जलाकर शराब पीना पसंद करते हैं। बस थोड़ी सी पीते हैं जो चढ़ती भी नहीं, लेकिन उस शराब के छोटे से ग्लास को भरने के बाद भी वो जो बातें करते हैं ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है। बचपन की वो यादें मुझे बताना शुरू कर देते हैं, कैसे वो खेला करते थे, कैसे मेरे दादाजी के साथ वो खेलते थे, वहाँ घूमने जाया करते थे, साफ़ हवा हुआ करती थी। उसके बाद हमें यहाँ आना पड़ गया और यहाँ आकर ज़िंदगी बदल सी गई। भले ही हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन वो खोए खोए रहते हैं उन्हीं यादों में। मैंने तो कभी भी वो गांव देखा ही नहीं क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पिता वहाँ से आ गए थे। लेकिन मेरे पिता बताते हैं उस गांव में हमारी बड़ी सी ज़मीन है। हम अब इतने अमीर हैं कि उस ज़मीन को क्लेम करने के लिए भी कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ हमारा काम खराब हो जाएगा और मैं तो कॉलेज छोड़कर किसी छोटे से गांव में जाने वाला नहीं। अब कभी कभी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते मैं उन्हें ये बातें बताने लगता कि मेरे पिता किस तरह की हरकतें करते हैं। वो हंसने लगते, लेकिन कुछ दोस्त मेरे कहते कि वहाँ जाकर तुम्हें देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे वो पूर्वज कैसे रहा करते थे, तुम्हारी ज़मीन कैसी है। मैंने उसके बाद अपने पिता से पूछा था, आखिर वहाँ पर हमारी ज़मीन कैसी है, क्या वहाँ पर हमारा कोई झोंपड़ा अब भी मौजूद होगा। मेरे पिता ने गुस्से में आकर कहा था, झोंपड़ा? तुम्हें लगता है हम वहाँ झोंपड़े में रहा करते थे? बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, बड़े बड़े पत्थरों की बनाई थी, आज भी मौजूद होगी और किसी ने कब्जा रखी होगी। उससे ज़्यादा अच्छी हवेली पूरे गांव में क्या कहें, आसपास के इलाके में किसी की नहीं थी। और वो एक ऐसी जगह पर बनी हुई हवेली थी कि आसपास घर भी बहुत कम थे। अब शायद वहाँ पर एक बड़ा सा गांव बन गया हो। शहर की बात तो कभी सुनी नहीं। कभी कभी मैं गूगल मैप में देखता हूँ उस इलाके को, लेकिन आंखें भर जाती है, फिर देखने का मन नहीं करता। पिता की ये बातें सुनकर फिर से मैं बोर होना शुरू हो गया। वो अपनी यादों में खोना शुरू हो जाते हैं और मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। जहाँ आप पले बड़े हैं वो यादें बनती हैं। मेरे पिता की यादें हैं, मेरी थोड़े ना। मैं खिसक जाता हूँ। वो बातें बता रहे होते हैं, आसमान की तरफ देखकर मैं खिसक लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान कि तुम्हारी वहाँ पर एक हवेली है। मैंने कहा, हाँ, हमारी वहाँ पर एक हवेली है और मेरे पिता ने कहा है कि वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। जैसे ब्रिटिश एरा की बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े महल होते हैं ना, वैसी है हमारी हवेली। अब कई दोस्त मजाक कर रहे थे। हमारा ग्रुप था, इसमें 3 लड़के और 2 लड़कियाँ थी, यानी हम कुल 6 थे और हमारा ग्रुप बाकियों से अलग ही रहता। हमारे ग्रुप में 2 लड़कियाँ, जिनमें से एक का नाम रीना और दूसरे का नाम शाइली था। मैं शाइली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन कहने की कभी हिम्मत हुई ही नहीं। भले ही मैं काफ़ी अमीर हूँ, लेकिन हिम्मत तो अंदर से पैदा होती है ना। बाकी सबसे मैं झगड़ लेता हूँ, शाइली के सामने आवाज़ नहीं निकलती। अब बात क्या करूँ, शायद कभी वो मेरी आंखों में पड़ पाए, लेकिन हम बस अपनी ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे पास भी 7 सीटर कार है। मैं उस कार को लेकर कभी कभी कॉलेज में आता हूँ और सभी मुझे काफ़ी पसंद करते हैं कि अमीर का बेटा है, अय्याशी कर रहा है।
मुझे ना शराब पीना पसंद है, ना सिगरेट पीना पसंद है और कोई भी नशा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मुझे बस घूमने का नशा है और मेरे दोस्तों को भी ये नशा मैंने चढ़ा दिया है। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो ठीक ठाक घर से आते हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, लेकिन उन्हें घूमने के लिए घर से पैसे नहीं मिलते। अब मेरे पिता बिजनेसमैन हैं, मुझे काफ़ी अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती है और मैं उस पॉकेट मनी को फालतू में ख़राब नहीं करता। खुद के सपने पूरे करता हूँ, अपने दोस्तों के सपने भी पूरे करता हूँ। उन्हें घूमने का शौक़ है, वो मुझसे उधार नहीं मांगते, लेकिन उन्हें घुमाने में मैं पैसे खर्च करता हूँ। जहाँ चाहें मैं गाड़ी उठाता हूँ, उन्हें वहाँ ले जाता हूँ। दिल्ली में घूमने जाना है, पंजाब में घूमने जाना है, हिमाचल में घूमने जाना है, कहीं पर माथा टेक कर आना है या साउथ में जाना है, हम गाड़ी उठाकर घूमते रहते और गाड़ी बहुत ज़्यादा चला रखी है। इस बार मेरे दोस्तों ने ज़िद की कि मेरे पुश्तैनी गाँव को देखना है। मैंने कहा पहाड़ों में क्या देखने जाएंगे, उत्तराखंड के वो इलाके देखने लायक शायद नहीं है, वहाँ पर गांव बसे हुए हैं, पहाड़ियाँ हैं और कहते हैं वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। और ये बात सुनकर मेरे दोस्तों ने कहा फिर तो घूमने जाना ही होगा। अब मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ जाकर इकट्ठे रहेंगे, उस हवेली को देखेंगे। उसके बाद जो पहाड़ होते हैं ना वो काफ़ी रोमांटिक होते हैं, हो सकता है तुम्हारे अंदर का वो आशिक जाग जाए और तुम शायली को अपने मन की बात बता पाओ। मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन मेरे दोस्त ने जब ये शब्द कहे मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा हाँ, हमेशा जो रोमांटिक मूवीज़ की शूटिंग होती है ना वो पहाड़ों में होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। हो सकता है इस बार भी वैसा ही हो, वहाँ पहाड़ों में बर्फ़बारी में मेरी आंखें खुल जाए और शायली को भी मेरी आंखों में वो प्यार दिख जाए, या मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं प्यार का इजहार कर पाऊँ। हो सकता है हमें जाना चाहिए। उसके बाद मैं घर में आकर अपने पिता से उस गांव की जानकारी इकट्ठा करने लगा था। उस रात जब मैंने ये बात शुरू की, मेरे पिता फिर से इमोशनल से हो गए। उन्होंने फिर से एक छोटा सा पैक बनाया, आग जला ली और वहाँ बिठाकर मुझे कहानियाँ सुनाने लगे। मुझे कहानियों से कोई खास लगाव नहीं था। मेरे पिता दादाजी की कहानियाँ सुनाया करते, उसके बाद दादी की कहानियाँ सुनाया करते। ऐसी कहानियाँ सुनने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया करता था, लेकिन फिर भी आज कुछ अच्छी लग रही थी वो कहानियाँ। मैं उसमें खुद को और शायली को देखे जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दादा और दादी मिले थे। हो सकता है मैं और शायली भी मिल जाए। अब मेरे पिता मेरी आंखों में देखकर ये कह रहे थे, तुम 5 मिनट कहानियाँ सुनते हो, भाग जाते हो। उस गांव के बारे में जानने की इच्छा तुम्हारी कभी नहीं रही। आज चुपचाप बैठे हुए हो, मुस्कुरा रहे हो। क्या हुआ, तुम्हें वो गांव अब पसंद आने लगा? मैंने कहा हाँ, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमेशा जब आप कहानियाँ सुनाया करते थे मैं भी इमोशनल हो जाया करता था, इसीलिए भाग लिया करता था। आज इमोशनल होते हुए भी खुद को रोक रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है आपकी वो पुरानी यादें ताज़ा की जाएं, दादाजी की वो पुरानी यादें ताज़ा की जाएं। क्यों ना वहाँ पर जाकर आऊँ। मेरे पिता ने छलांग लगाई और कहा, जाना है वहाँ? मैं चलता हूँ, लेकर चलता हूँ, बताऊँगा तुम्हें क्या क्या हुआ वहाँ, पूरी कहानियाँ सुनाऊँगा। अब ये सुनकर मेरे हाथ पाँव फूलने लगे थे। अगर मैं अपने पिता के साथ गया ना, यानी अपने दोस्तों को नहीं ले जा सकता, और शायली के सामने प्यार का इजहार कैसे कर पाऊंगा, अपने पिता के सामने करूंगा क्या? फिर मैं बातें घुमाने लगा। अरे पिताजी नहीं नहीं, आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? हमारे जो दोस्त हैं ना वो एक ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा हमारी पुश्तैनी ज़मीन मौजूद है वहाँ पर, अब पौड़ी गढ़वाल में है और आगे की तरफ है उससे भी वो वीरान इलाके हैं, यानी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जहाँ बहुत छोटे छोटे गाँव बसे हुए हैं, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं। और मेरे दोस्त कह रहे हैं वहाँ पर घूम कर आना है। अब मैंने उनसे कह दिया कि घूमने तो जाऊँगा, मैं साथ जाऊँगा। अब पिताजी आप साथ आने को कह रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, हम तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तब मेरे पिता दोबारा उस कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा, दोस्तों के ट्रिप को ले जाना है, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हो वो गाँव कहाँ पर है, कैसा है, कहानियाँ सुनना चाहते हो? ठीक है तो मैं बता देता हूँ। मेरे पिता ने पहले भी उस गांव का बहुत बार नाम बताया था, मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। हवेली कहाँ पर मौजूद है मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरे पिता बताए जा रहे थे, मैं सुने जा रहा था, नोट किए जा रहा था। वहाँ पहुँचने का रास्ता कहाँ से है, क्या क्या चुनाव करना होगा,
खाना यहीं से ले जाना होगा, वहाँ कितना मिलेगा, आसपास बड़ा शहर मौजूद है या नहीं है, वहाँ कैसे रहेंगे, हर तरह की जानकारी मैं अपने पिता से इकट्ठा करता रहा। हर जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं अगले दिन कॉलेज गया और अपने दोस्तों को भी सब कुछ बता दिया। वैसे भी कॉलेज से छुट्टियां होने वाली थी, अब इन छुट्टियों में हम वहीं पर जाकर आएंगे। वैसे अगर छुट्टियां हो जाती थी ना, सब दोस्त बिखर जाया करते थे। शाइली भी अपने घर चली जाया करती थी और उससे मिलने का मौका नहीं मिलता था, दिल को वो सुकून नहीं मिला करता था। अब इकट्ठे घूमने जाएंगे, वहाँ सारा दिन शाइली को देखता ही रहूँगा और हो सकता है प्यार का इजहार कर दूँ और वो मेरी हो जाए। अब पूरा दिन हम कॉलेज में बैठे प्लान बनाते रहे, सामान लेना है, कहाँ से लेना है। अब मेरे दोस्त इस मामले में बहुत तेज थे, कहाँ से सस्ता सामान मिलता है, वो हर सामान को इकट्ठा करके घूमने जाने का प्लान बहुत ही बजट में बना दिया करते थे। पॉकेट मनी के अंदर सब लोग घूमाते थे। 5 दिनों तक हमने सामान इकट्ठा किया, फिर हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े उस रास्ते की ओर जहाँ पर हमारी पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी। मैं खुद देखना चाहता था, उसकी कोई तस्वीर तक न देखी थी मैंने। सीधा निकल पड़े हम उस ओर। पौड़ी गढ़वाल तक पहुँचना थोड़ा आसान था, सड़कें काफ़ी टूटी हुई मिल रही थी। पहाड़ों में सफ़र करना इतना आसान नहीं होता, छोटी छोटी सड़कें, और ऐसे पहाड़ों में मैंने कभी इतनी मुश्किलात में गाड़ी नहीं चलाई थी। यहाँ तो बार बार लग रहा था कि हम अब गिरे। उसके बाद वो इलाका शुरू हो गया जो बिल्कुल खाली था। उस तरफ ना कोई बस जा रही थी, ना कोई गाड़ी जा रही थी। बीच बीच में कोई पुराने टेम्पू से नज़र आ जाते, लेकिन ज़्यादा आबादी नहीं थी जैसे वहाँ पर। हमने खाना सारा इकट्ठा करके ले लिया था। हमने सोचा हुआ था 5-7 दिन वहाँ पर बिता कर आएंगे। अगर गांव नहीं भी हुआ, हमें हवेली मिल गई तो वहीं पर रहेंगे। इस तरह हम बढ़ते बढ़ते उस इलाके में पहुँच गए जो बहुत ज़्यादा घना घना सा लग रहा था। जंगली इलाका, लेकिन पहाड़ भी बने हुए थे। दूर दूर तक घर नज़र नहीं आ रहा, और उस रास्ते जब हम आगे बढ़ रहे, वो सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। पहुँचते पहुँचते हम उस गांव तक पहुँचे, हमारा पुश्तैनी गांव। जंगल के ऐसे इलाके में बना हुआ है, ऐसे पहाड़ी इलाके में दूर दूर पहाड़ नज़र आ रहे थे, इतने खूबसूरत पहाड़। और वहाँ वो गांव के जितने भी घर थे वो ज़्यादातर खाली और टूटे हुए लग रहे थे। फिर हमने एक तरफ गाड़ी लगाई क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। गांव तक हम पहुँच गए थे, लेकिन उस हवेली को देखने के लिए, गांव के अंदर जाने के लिए हमें चलकर जाना पड़ता। बड़े बड़े बैग हमने खींचने शुरू कर दिए, और गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो उस बैग को खींचकर अंदर की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था हम किससे मिलने आए हैं, लेकिन इतने बैग लेकर आए हैं तो उन्हें लगा कोई ना कोई मेहमान होंगे हम, किसी न किसी घर के। तो वो बैग को खींचते हुए हमें गांव तक ले गए। उसके बाद एक जगह बिठाकर हमसे थोड़े सवाल किए गए। हमने भी जवाब देने शुरू कर दिए। मैंने अपने दादाजी का नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया, और गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। कई गांव वाले ऐसे थे जो यहाँ पर नए आकर बसे थे, और कई काफ़ी पुराने थे। बुज़ुर्गों ने उन नामों को पहचान लिया था। उसके बाद सबको बताना शुरू कर दिया। फिर मेरे पिता के बारे में वो जानने लगे। मैं बताता गया हमारा वहाँ पर कितना बड़ा बिजनेस है। हमारी गाड़ी देखकर भी कई लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि कोई बहुत अमीर यहाँ पर आया है। अब मैं खुद हैरान था, ऐसी जगह लोग घूमने के लिए क्यों नहीं आते। दूर पहाड़ इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मैं बयां नहीं कर सकता। बार बार मोबाइल निकाल कर मैं तो तस्वीरें खींचे जा रहा, और सभी का हाल ऐसा ही था। फटी हुई आंखें देख सबको ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हैं। हम जब उनसे सवाल कर रहे थे कि हमारी यहाँ पुश्तैनी हवेली भी हुआ करती थी, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सुना है वो पत्थर की बनी हवेली है, वो सब काफ़ी ज़्यादा डर गए। उसके बाद एक बुज़ुर्ग ने बताया वो हवेली गांव के अंदर नहीं है, वो पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, वो दूर दिख रही है वो हवेली। मैंने उस पहाड़ की तरफ देखा, ध्यान दिया, और सच में छोटी सी हवेली दिख रही थी। वो पहाड़ काफ़ी बड़ा था और यहाँ से तो हवेली काफ़ी छोटी नज़र आ रही। मैंने कहा गांव ये बना हुआ है और हमारी पुश्तैनी हवेली वो ऊपर चढ़कर वहाँ कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा चलकर जाना होगा। कई बार वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ नुमा रास्ता बना हुआ है पत्थरों से,
आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन अब वहाँ पर घास उगी हुई होगी, पेड़ लगे हुए होंगे, आपको थोड़ी मुश्किलात होगी। ऐसा कीजिए, आप यहीं पर रुकिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो पुश्तैनी हवेली को देखने के लिए आया था, वहाँ रहने के लिए आया था। मेरे पिता ने कहा था महल से कम नहीं है हवेली, और यहाँ से देखने में भी लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा किला हो। इतनी बड़ी हवेली थी हमारी, तो हमारे पूर्वज यहाँ से दूर क्यों चले गए? तब उस बुजुर्ग ने कहा, कई बार मजबूरियां हमें शहरों की तरफ खींच कर ले जाती हैं। भले ही जिंदगी अच्छी चल रही हो, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, परेशानियों को पीछे छोड़ने के लिए हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। फिर वहाँ गांव वालों से मैं काफ़ी समय तक बात करता रहा। मेरे दोस्त भी बार बार कह रहे थे यहीं पर कमरा ले लेते हैं, यहाँ से भी पहाड़ साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो हवेली तो देखो, किले के समान है, कितनी रोमांटिक है यार, वहाँ पर प्रपोज करूँगा मैं शाइली को, देख चलो मेरे साथ। अब मेरे दोस्त क्या कहते, और लड़कियों को तो पता ही नहीं था कि हम गुपचुप बातें कर क्या रहे हैं। रीना और शाइली बार बार पूछती, तुम आपस में क्या बातें करते रहते हो, हमें बताते ही नहीं हो। अब मैं क्या बताता, वो बातें वहाँ उस हवेली में जाकर बताऊँगा। मैंने गांव वालों से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ चलेंगे, वहाँ थोड़ा सामान ही पहुँचा दीजिए, उसके बदले में मैं पैसे देने को तैयार हूँ। गांव वालों ने पैसे नहीं लिए और 3 लोग भेजे थे थोड़ा सामान उठाकर वहाँ छोड़ने के लिए। अब उन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ रहे। पहाड़ों में पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई होती हैं, वहाँ बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बादल तो हर वक्त ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे धुंध घिरी हुई हो। अचानक बार बार बारिश रुक जाती, फिर धूप नजर आने लगती। ऐसा लग रहा था ये बादल हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कई बार घास हटानी पड़ती, कई पेड़ के तने बीच में आए हुए थे, इससे ये साफ था ऊपर की तरफ कोई नहीं जाता। मेरे पिता ने कहा था अब तक तो किसी ने वहाँ कब्जा कर लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, उस हवेली में रहने वाला कोई नहीं था। मैंने वो जो गांव वाले हमारे साथ हमारा सामान खींचकर ऊपर ले जा रहे थे उनसे पूछा था क्या उस हवेली में अब कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा नहीं, ऊपर इतनी दूर तो हवेली बनी हुई है, वहाँ कौन रहना चाहेगा। वहाँ वैसे गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है, लेकिन आपके परिवार ने कभी ट्राई ही नहीं की। मैं सोचने लगा, हाँ ऐसा किया तो जा सकता है। शहर से कई लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और ऐसे खाली जगह पर रहना तो हर कोई पसंद करता है। जैसे जैसे हम उस हवेली की तरफ बढ़ते गए, रास्ता बिल्कुल खाली था। वहाँ कई बंदर बार बार नजर आ रहे थे और कुदरत के बीच लगभग 25 मिनट चलने के बाद उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचे थे हम। वहाँ बाहर की तरफ वो लकड़ी का बड़ा सा गेट बना हुआ था। इतने समय बाद आए थे हम। लकड़ी गल चुकी होती है, घुन या दीमक लग चुका होता है। इस लकड़ी के साथ ऐसा नहीं था, ऐसा लग रहा था चमकदार लकड़ी अभी अभी दरवाज़ा लगाया गया हो। उस दरवाजे को खोला गया तो उस हवेली के अंदर ढेर सारे पेड़ पौधे पत्ते बिखरे पड़े थे, गंदगी ही गंदगी। वहाँ वो बाहर वाला इलाका था जहाँ गंदगी थी, और मैंने उन गांव वालों को कहा देखिए मैं 2000 देने को तैयार हूँ, अगर आप इसकी सफाई करवा देंगे तो अच्छा होगा। वो बहुत ज़्यादा खुश। मैंने उन्हें 2000 दे दिए और उसके बाद 2 आदमी तो वहीं पर काम पर लग गए और एक को उन्होंने नीचे भेजा किसी और को लाने के लिए ताकि सफाई का काम अच्छे से करवाया जा सके। मैंने उन्हें ये भी कह दिया था कि एक तो लोग ज़्यादा ही लेकर आना, हो सकता है अंदर भी सफाई की ज़रूरत पड़ जाए। हम यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन बिजली की थोड़ी परेशानी होगी। यहाँ बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। उसके लिए क्या करें हम सोच नहीं पा रहे थे। बाहर सफाई का काम 1-2 घंटे में पूरा हो गया। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर हम हवेली के अंदर गए थे। 2 मंजिला हवेली, अंदर से ऐसी लग रही थी कि मैं बयां नहीं कर सकता। लगभग 30 से 40 साल पुरानी हवेली, वो बिल्कुल नई हालत में थी और कई जगह सुनहरी चीज़ें बनाई गई, दीवारों पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए गए। अगर गुरुग्राम में ऐसा कोई घर होता जो इस हवेली की तरह था तो उसकी कीमत 50 से 100 करोड़ होती।
इतनी अच्छी हवेली हमारे पूर्वज छोड़कर चले गए और दोबारा यहाँ पर आए भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि हमारी इतनी खूबसूरत हवेली है तो मैं कब से यहाँ आता जाता रहता। मेरे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अंदर भी सफाई का थोड़ा बहुत काम तो करवाना था। पत्ते मिट्टी बहुत ज़्यादा थे, अंदर थोड़ा सा पानी भी था और वहाँ 5 लोग उस हवेली के अंदर भी सफाई करने लगे। अब उन्होंने नीचे नीचे सफाई की और उन्होंने पहली मंजिल पर जाने से साफ मना कर दिया। मैंने उनसे सवाल पूछा था, आप ऊपर वाली मंजिल की सफाई भी करवा दें, हम पूरी हवेली साफ चाहते हैं और मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। यहाँ तो शहर से कई जान पहचान वाले पैसे देकर आने को तैयार हो जाएंगे, रहने को तैयार हो जाएंगे। थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ठीक करवानी होगी, उसके लिए सोलर पैनल लगवा देंगे, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन गांव वाले डर रहे थे पहली मंजिल पर जाने के लिए। अब मैं इस हवेली के बारे में बताता हूँ। नीचे वाली मंजिल में कम से कम 20 कमरे होंगे, इतनी बड़ी हवेली थी। और ऊपरी मंजिल पर भी घुमावदार कई कमरे बने हुए थे। कई गलियारे ऐसे थे जिसमें आप भटक सकते हैं, इतनी बड़ी हवेली बनी हुई थी। यहाँ कहते हैं कि गांव के कई लोग एक साथ इस हवेली के अंदर रहा करते थे, बड़े परिवार की तरह। लेकिन अब हम वैसा नहीं कर सकते थे और गांव वालों का जो डर था उसके बारे में हम जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऊपर कोई आत्मा रहती है जो गाती है। इस हवेली से गाने की आवाज़ें नीचे तक सुनाई देती हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। किसी लड़की की आत्मा है, कहते हैं कि यहाँ भटक रही है। ये मैं सुनता जा रहा था और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही थी। कैसी खबरों वाली बातें कर रहे हैं। भूतनी यहाँ लोगों को सुनाई देती है, पहाड़ी से नीचे तक आवाज़ सुनाई देती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। पहली मंजिल पर बुजुर्गों ने बताया है वो भूतनी रहती है, वहाँ नहीं जाना है। अब उनकी बातें सुन सुन कर मेरे दोस्त भी हंस रहे, लड़कियां भी हंस रही। उन्होंने नीचे सफाई कर दी और मैंने अपने दोस्तों को कहा, अब नीचे इतने ज़्यादा कमरे हैं, सफाई हो चुकी है, वहीं पर हम रह सकते हैं। क्या हम यहाँ रहें, ऊपर की सफाई करवाएं? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऊपर की सफाई हम खुद कर लेंगे। मुझे इतना पता है, भले ही मेरे पिता यहाँ नहीं आते थे, लेकिन यहाँ इस हवेली की थोड़ी बहुत सफाई तो करवाते रहते होंगे फ़ोन पर, इसीलिए ये हवेली इतने ज़्यादा पुरानी थी। यहाँ घास भी उगी हुई थी, लेकिन घर के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जल्दी जल्दी सफाई हो गई। बेड भी बने हुए थे, पुराने गद्दे भी थे, पलंग भी थे, यहाँ नया सामान भी रखा हुआ था। ये इस बात का सबूत था कि गांव वाले इस हवेली के अंदर तो आते होंगे सफाई करने के लिए। अब नीचे सफाई करवा दी, उन सबको भेज दिया गया। बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ, यहाँ बड़े बड़े दिए रख दिए गए जो रात को हम जलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर रहेंगे। मैं चाहता था कि बाहर जाऊँ। बाहर छोटा सा गार्डन बना हुआ था जिसमें घास बहुत ज़्यादा उगी हुई थी, लेकिन देखने में पहचान पा रहा था यहाँ फव्वारा भी एक समय चलता होगा। वहाँ बैठकर दोस्तों के साथ टिक्का बनाने की कोशिश करूँगा। आग जलाएंगे, पहाड़ों को देखेंगे। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर आएंगी और मैं शैली को एक तरफ बिठाऊंगा ताकि जब उसे वो ठंड लगे वो मुझसे लिपट जाए। हो सकता है इसी तरह हमारा इश्क परवान चढ़ जाए। अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वक्त शाम के 7 बजे का और यहाँ सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी। अब हमें मोटे कपड़े पहनने थे। दिन के वक्त तो गर्मी लग रही थी, लेकिन रात होते होते ठंड लगने लगी थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। बाहर घास कटवा दी गई थी, वहाँ पर मैं लकड़ियाँ टिकाने लगा, आग जलाने लगा। ऊपर मैंने वो लोहे के सरिये इस तरह टिका दिए ताकि वहाँ चीज़ों को जलाया जा सके, बारबेक्यू बनाया जा सके और यहाँ इन चीज़ों को गर्म करके हम खाएंगे। मैं लकड़ियों को जला रहा था और अंदर से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागा सीधा अंदर और जब मैं अंदर पहुंचा सभी आपस में लड़ रहे थे। मैं ये कमरा लूँगा, मैं ये कमरा लूँगी। वो आपस में झगड़ रहे। हर किसी को एक खास कमरा पसंद था जिसके अंदर जैसे सुनहरी पेंटिंग्स लगाई गई थी। हर कोई वहाँ पर सोना चाहता था, इसीलिए वो झगड़ रहे। मैंने पहले ही उनसे कह दिया था जो कमरा पसंद आए वहाँ पर सब रहना। इकट्ठे सोना चाहते हो तो इकट्ठा सो सकते हो, अकेले अकेले सोना चाहते हो तो अकेले अकेले सो सकते हो।
सबने प्लान बनाया था कि अलग अलग सोएंगे, अपना अपना एक कमरा, बिल्कुल राजाओं की तरह। वहाँ बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ जलाएंगे। अब हम ऐसी लाइट्स लेकर आए थे जो सूरज से चार्ज होती थी, सोलर लाइट्स। वहाँ 5 सोलर लाइट्स थी जो हम अलग अलग कमरे में रख देते, उससे भी लाइट हो जाती, पूरी रात निकाल देते। लेकिन फिर भी अलग अलग सोना था उन्हें, झगड़ा कर रहे। और मैं वहाँ पहुँचकर कहने लगा, ये कमरा मेरा, क्योंकि हमारी पुश्तैनी हवेली है ये, यहाँ पर तो मैं सोऊंगा। ये सुनकर सबके मुंह उतर चुके थे और उसके बाद मेरी थोड़ी मिन्नतें करने लगे कि मुझे दे दे, मुझे दे दे। मुझे पता था किसी एक को दिया सब मुझे पीटेंगे। मैंने कहा यहाँ पर तो मैं सोऊंगा, मेरे साथ जिसको सोना है तो सो सकते हैं। सब ने नाक चिढ़ा लिया और अपने अपने अलग अलग कमरे में सामान रखने लगे। हंसता हुआ मैं बाहर आया। उसके बाद 15 मिनट में मेरे सभी दोस्त बाहर आ चुके थे और भूखे थे वो। हमने वहाँ खाना गर्म किया, लकड़ी पर ही खाना पकाया, बनाया, खाया। वो कुछ कम स्वादिष्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ जो देखने को मिल रहा था वो बहुत अच्छा। फिर सब चले गए अपने अपने कमरे में। पहले कुछ बातें की, हर किसी ने एक दूसरे को अलविदा कहा, गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे में सब पहुँच गए। और मैं अपने उस बेड पर लेटा ये सोच रहा था, आज तो मौका मिला ही नहीं शाइली से बात करने का। मैं अकेले में उससे बात करना चाहता था। अब मेरे दोस्त पीछा छोड़ते ही नहीं। यहाँ कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो मैं शाइली को दिखाना चाहूँगा। बाकी सब अलग चीज़ें देखने चले जाएं और मैं कहूँ, शाइली तुम्हारे काम की चीज़ें मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह अकेलेपन में उसे मैं अपने दिल की बात बता पाऊँगा। थोड़ी रोमांटिक बात करने की कोशिश करूँगा, शायद वो खुद ब खुद समझ जाए। अचानक बाहर से एक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की गाना गा रही हो। ये हल्की सी आवाज़ थी और मैं गाना भी पहचान नहीं पा रहा था। एक धुन थी। ये आवाज़ बार बार गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, रीना या शाइली। आखिर कौन है ये गा रही? होगी तो दोनों में से एक ही। मैं अब एक बार ये भी सोच रहा था, कहीं शाइली को मेरे दिल की बात पता तो नहीं, कहीं वो मुझे ही तो नहीं बुला रही। ये सोचकर छलांग लगाकर उस पलंग से उठा था मैं। दरवाज़ा खोला मैंने, उसके बाद पहुंचा मैं सीधा बाहर और मैंने देखा मेरे 2 दोस्त भी बाहर, वो भी इधर उधर झांक रहे। तभी उन्हें देखकर एक पल के लिए मैं डर सा गया। मेरी थोड़ी चीख निकली और मैं कहने लगा, अबे ओ मेंढको, किस तरह बाहर झांक रहे हो? बिल्कुल डरा कर रख दिया। उन्होंने कहा, तू भी वही सुनकर आया ना? आवाज़ सुनी तूने? ये रीना है या शाइली है, कौन होगी? अब रीना और शाइली दोनों अलग अलग कमरों में थी। उन कमरों का दरवाज़ा नहीं खुला था। ये आवाज़ क्या सिर्फ लड़कों को सुनाई दी है या वो लड़कियां बहुत चालाक बन रही हैं, हमें डराने के लिए चुपचाप अंदर से आवाज़ें लगाई जा रही हैं? ये सोचकर हम तीनों फिर से अपने अपने कमरे में चले गए। अब फिर से वो आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ काफ़ी धीमी सी थी। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ मेरे इस कमरे के बाहर से आ रही है। चुपचाप मैं गया, दरवाज़ा खोला, बाहर झांका। अब मेरे वो मेंढक जैसे दोस्त बाहर नहीं निकले थे, यानी जिसने आवाज़ लगाई है वो मेरे दरवाजे के पास लगाई है, लेकिन मेरे साथ कोई प्रैंक ना कर रहा हो। ये जो रीना है ना, उसे पता है मुझे शाइली पसंद है, फिर भी कभी मेरे दिल की बात उस तक पहुंचाती नहीं, बल्कि मेरे साथ प्रैंक करती रहती है। इस बार भी वो प्रैंक ना कर रही हो। मैं इधर उधर झांकता रहा, दोनों के कमरे की तरफ देखता रहा। बाहर तो बाहर निकलेंगी दोबारा आवाज़ लगाने के लिए, मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं ये। मैं अब बाहर निकला हुआ था और ये आवाज़ सीढ़ियों के पास से आई। मैं आवाज़ का पीछा करने लगा। धीरे धीरे चलकर मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा और ऊपरी मंजिल से आवाज़ आ रही थी। ऊपरी मंजिल की सफाई नहीं हुई थी। मैं वहां देखना चाहता था, लेकिन गंदगी के कारण ऊपर जाने का मन नहीं हुआ। कौन है जो ऊपर चला गया? ये रीना है या शाइली है? कहीं रीना छिप छिप कर मुझसे प्यार ही तो नहीं करती? वो जलती होगी शाइली से, इसीलिए
कहीं वो तो नहीं बुला रही। मुझे रीना नहीं पसंद, उसकी नाक बिल्कुल सुअर जैसी है, लेकिन फिर भी आखिर ये आवाज़ें वो लगा रही है या शायली लगा रही है, ये तो मुझे जानना होगा ना। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर मिट्टी थी, मेरे पाँव के निशान छप रहे थे और मैं आसपास भी देख रहा। आखिर मेरे पाँव के निशान तो बन रहे हैं, जो ऊपर गया है उसके पाँव के निशान तो आसपास है ही नहीं। क्या सच में वो रीना या शायली है? क्या ऊपर चढ़ने का कोई और रास्ता भी है जो मुझे नहीं पता और उन्होंने ढूंढ लिया है? मेरे हाथ में ये बच्चों वाली छोटी सी टॉर्च थी जिसमें छोटे छोटे सेल पड़ते थे। ज़्यादा समय नहीं चलती थी ये, लेकिन मैंने एक आइसक्रीम ली थी, उसके साथ मुझे फ्री मिली थी, मैंने बैग में रखी हुई थी। आज उसी का इस्तेमाल करके मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा। जब मैं ऊपर पहुंचा, टॉर्च की रोशनी में इधर उधर मारने लगा। ऊपर ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी, जैसे मिट्टी नीचे की तरफ बैठती है, ऊपरी मंजिल पर ज़्यादा मिट्टी आई भी नहीं थी। ये पहाड़ हैं, यहाँ ऐसी मिट्टी कम ही होती है, हवा बिल्कुल साफ होती है। मैं ऊपर झांकता जा रहा था। वहाँ कई कमरे थे, वहाँ रास्ते घुमावदार थे, लेकिन वो हल्की सी आवाज़, मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा। ऐसा लग रहा था ये शायली की आवाज़ ही हो। मैं इस आवाज़ को थोड़ा थोड़ा पहचान सा रहा था। रीना की आवाज़ थोड़ी भारी है, शायली की आवाज़ बिल्कुल पतली सी है। बहुत खूबसूरत आवाज़, और ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा, उस आवाज़ का पीछा करने लगा। कभी वो आवाज़ एक तरफ से आती, कभी दूसरी तरफ से आती। चलता चलता मैं काफ़ी आगे तक पहुंच गया था। एक तो यहाँ कमरे ख़त्म नहीं होते, हर तरफ कमरे ही कमरे, और मैं नहीं चाहता था किसी कमरे से आवाज़ आ रही हो, क्योंकि कमरे थोड़े रिस्की हो जाते हैं। वहाँ कहीं मैं फंस गया, दरवाज़ा बंद हो गया, चीखता रह जाऊँगा। इसीलिए मैं बस गलियारों में घूम रहा, और वो आवाज़ भी गलियारे से ही आ रही। मैं पीछा करता गया। तभी मुझे बिल्कुल अंत में एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखा। ऐसा लग रहा था ये बड़ा बेडरूम हो, जिसका ये बंद पड़ा दरवाज़ा, जिस पर सुनहरी सी कलाकृतियाँ बनी हुई, बिल्कुल चमकदार था, पूरी तरह से साफ, जैसे फर्श की सफाई की गई हो, दरवाजे की सफाई की गई हो। और वहाँ एक तरफ से चलकर आती एक लड़की दिखी। मैं टॉर्च की रोशनी उस पर मार रहा। उसके लंबे बाल थे, बिल्कुल घुटनों तक आए हुए, और उसने चेहरा भी दूसरी तरफ किया हुआ। मुझे उसके बाल, उसकी चाल ही नज़र आ रही थी। बाल तो रीना के भी लंबे हैं और शायली के भी लंबे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लंबे नहीं। और उन दोनों के सिवा यहाँ पर और कोई लड़की मौजूद नहीं है। भले ही मेरे वो दोस्त लड़के हैं, लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन लंबे बाल उनके भी नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसा छपरी भी नहीं है जो इतने लंबे बाल करके घूम रहा हो। आखिर ये है कौन? बिल्कुल खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत बाल और खूबसूरत चाल। कौन है ये? सवाल मेरे मन में गूंजे जा रहा था। मैं उस तरफ देख ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई मेरे दोस्त की, तू है गाने गा रहा है? मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। कौन? ये मेरा दोस्त था जो एक तरफ से भागता हुआ आया। साले तू गाना गा गा कर हमें परेशान किए जा रहा है। वो लड़कियां खुद बाहर आकर पूछ रही हैं, और जब हमने उन दोनों को देख लिया, आवाज़ ऊपर से फिर से आई, हमें पता है ये तू गाने गा गा कर ऊपर हमें बुलाने की कोशिश कर रहा है। तेरी हरकतें बदली बदली सी लग रही हैं, तू लड़कियों को ही पसंद करता है ना? मैंने कहा, अबे मैं नहीं गा रहा था, वो देख सामने। उन्होंने उस दरवाजे के पास देखा, तभी मेरे दो दोस्त भी वहाँ पर आ गए। हम चार थे वहाँ खड़े और देख रहे उस दरवाजे की ओर। वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं। मैंने उन्हें कहा, यहाँ लड़की थी कोई लंबे बालों वाली, उसने कोई खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, चमकदार सफ़ेद रंग की। हम भागते हुए दरवाजे के पास गए, इधर उधर देखने लगे, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। उसके बाद वो कहने लगे, साले ये तू था, लड़कियों जैसी आवाज़ निकाल कर गाने गा रहा है। वो प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल कर किस लड़के को तू बहकाना चाहता है? बता किस पर आँख है तेरी? वो मेरा मजाक बनाए जा रहे और मैं उन्हें समझाए जा रहा, ये आवाज़ मेरी नहीं थी। उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया और कहने लगे, तू या तो पागल हो गया है या तू बदल गया है।
मैंने कहा दोनों नहीं हुए हैं मेरे साथ, मैंने लड़की देखी है, वो भ्रम नहीं हो सकता। वो कहने लगे तू नींद में चलकर आया है गाने गाता हुआ। उन्हें समझाता रहा, वो माने नहीं। उसके बाद हम चारों नीचे, लड़कियां हमारा इंतज़ार कर रहीं। उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी, ऊपर से आती हुई आवाज़। मैंने उन्हें भी बताया यहाँ पर हमारे सिवा भी कोई लड़की मौजूद है। वो मानने को तैयार नहीं। आखिर इस हवेली में हमारे सिवा और कौन हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है यहाँ अंदर आने के और कोई रास्ते भी मौजूद हों। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचे जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी आंख लगने लगी। अब 1 बजे के करीब फिर से एक आवाज़ ने मुझे हिला कर रख दिया। ये आवाज़ बाहर से नहीं आई थी, ये आवाज़ मेरे कमरे से आई थी और मैं एकदम चौंक सा गया था। वो मोमबत्ती जो मैंने एक तरफ जला रखी थी वो बुझ चुकी थी। अंधेरा पूरी तरह से इस कमरे में था और मैंने पास पड़ी वो टॉर्च जलाई। उसके बाद वो अंधेरा चीरती हुई रोशनी चारों तरफ मुझे दिखा रही थी। कमरे में मेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा आधा खुला और आधे उस दरवाजे के अंदर एक सफ़ेद सी साड़ी खींचती हुई बाहर की तरफ जाती हुई। ऐसा लग रहा था कोई मेरे इस कमरे के अंदर आया हो और अभी अभी बाहर जा रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, वो नज़र तो नहीं आई लेकिन उसकी साड़ी दिख गई मुझे। मैं जल्दी से जाकर उसे पकड़ना चाहता था। है कौन वो? कहीं मेरा कोई दोस्त ही तो प्रैंक नहीं कर रहा? लंबे बाल लगाकर, साड़ी पहनकर मैं बाहर की तरफ भागा और मेरे 2 दोस्त मेंढक की तरह बाहर झांक रहे। उसके बाद तीसरा भी बाहर निकला और वो भी झांकने लगा। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, साले लड़की की आवाज़ तू निकालता है। मैंने कहा मैंने नहीं निकाली। उसने कहा साले तेरे कमरे से आवाज़ आई, तू निकालता है, या तो नींद में निकालता है या तेरे अंदर के अरमान जाग रहे हैं लड़कियों वाले। उसके बाद सीढ़ियों के पास से वैसी हल्की प्यारी सी आवाज़। ये आवाज़ सुनते ही हम चारों एक दूसरे के चेहरे की तरफ झांकने लगे और मैंने कहा सुन साले सुन, अब मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ कहीं और से आ रही है। यहाँ हवेली में कोई लड़की तो मौजूद है। अब चारों यकीन कर चुके थे। उसके बाद कहने लगे ये शाइली होगी, रीना होगी, रीना, वो ऐसी हरकतें करती है। पहले तो कमरे के अंदर देखते हैं रीना मौजूद है, शाइली मौजूद है, दोनों में से जो गायब हुई उसी पर शक करेंगे। अब लड़कियों के दरवाजे रात को खोलने नहीं चाहिए, हमें पता है ये मैनर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन मन का शक भी तो दूर करना था। सबसे पहले रीना का वो दरवाज़ा खोला, मैंने टॉर्च मारी, रीना अपने बेड पर, फिर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कहने लगे ये शाइली है, ये शाइली है, तेरे कमरे में आकर कमीने तुझे बुला कर गई, तू समझता नहीं ये शाइली है। मैंने कहा नहीं, वो शाइली नहीं है, वो कोई और है, लंबे बालों वाली। फिर हमने शाइली का कमरा खोला, अंदर टॉर्च मारी, शाइली भी सो रही। अब दोनों लड़कियां भी सो रही हैं और हम चारों बाहर खड़े हैं। ये आवाज़ आ रही है अब सीढ़ियों के पास से। ये आवाज़ गूंज रही थी। इसके बाद हमें लगा ये कोई और लड़की है, हमारे सिवा भी अंदर कोई और मौजूद है। कहीं ये कोई काम वाली तो नहीं जो गांव वालों ने भेजी है। मैंने कहा साले काम वाली ऐसे गाने नहीं गाएगी और हमसे तो मिलेगी ना, कुछ गड़बड़ है। चलो सब इकट्ठा चलते हैं, हमें इकट्ठा जाकर ऊपर देखना होगा। अब चारों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे थे। जैसे ही हम सीढ़ियाँ ऊपर तक चढ़ कर गए, अब ये गलियारे से आवाज़ आ रही, वैसी ही मधुर सी धुन जो उसके प्यारे से गले से निकल रही थी। आवाज़ सुनकर उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हम लगा रहे थे और एक तरफ हमें आधी साड़ी दिखी। उसने जैसे साड़ी पीछे छोड़ी हुई थी और खींचती हुई उसके साथ बढ़ रही हो, वो तो नज़र नहीं आई। साड़ी जो मिट्टी को साफ करती हुई आगे जा रही थी, उसे देखकर चारों ने एक तरफ नज़र घुमाई और कहा चलो चलो पीछे चलो, जा कहाँ रही है, एक तरफ इसे घेरेंगे, फिर पूछेंगे है कौन, हवेली के अंदर आई कैसे। हम उसका पीछा करते गए। वो आवाज़ जिस तरफ से आती हम उस तरफ बढ़ते जाते। वो हमें बिल्कुल अंत तक ले गई थी, वो बड़े दरवाजे की ओर,
और वहाँ उसकी साड़ी हमें बस वही नज़र आ रही, जैसे काफ़ी लंबी हो। साड़ी हमारे काफ़ी करीब थी। तभी मेरे एक दोस्त ने जल्दी से उस साड़ी को पकड़ा और कहने लगा, अब साड़ी को पकड़ लेंगे, भाग नहीं पाएगी। लेकिन वो उस गलियारे में काफ़ी आगे थी। इतनी लंबी साड़ी। हमने उस साड़ी को पकड़कर उसे जैसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो साड़ी काफ़ी ढीली। बस वो आवाज़ उसका हम पीछा कर पा रहे थे। करते करते हम पीछा उस दरवाजे तक पहुंच गए और दरवाजे के पास वो खड़ी। हमें उसके बाल, उसकी साड़ी नज़र आ रही थी और उसके बाल बहुत लंबे। उसने बालों से अपने चेहरे को जैसे छिपाया हुआ था। तब उसने अपनी एक उंगली खड़ी की वो दरवाजे की ओर। उसने प्यारी सी आवाज़ में उस धुन को ख़त्म करते हुए हमें कुछ कहा, खोलो उसे। उसने बस ये कहा था और हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसकी साड़ी हमारे हाथों से गायब हो गई और वो 4 कदम पीछे हटाकर वहाँ से जैसे लोप ही हो गई। हम भागे उस तरफ। कहाँ गई वो गलियारे का अंत था। पीछे गई लेकिन नज़र ही नहीं आई। कहाँ? ना कोई कमरा, ना कोई दरवाज़ा। यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? फिर ध्यान दिया हमने उस दरवाजे की तरफ। उस दरवाजे को एक बड़े ताले से बंद किया हुआ था और ताले के इर्द गिर्द काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ। ये देखते ही मेरे एक दोस्त ने कहा, ये भूतनी है, भूतनी है, ये गायब हो गई, हमें बुला रही है यहाँ दरवाजे के अंदर बुलाकर पता नहीं क्या करेगी। वैसे भी हम चारों कुंवारे मर्द हैं, ऐसी भूतनियाँ हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। उसने बस ये कहा था। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उसके बाद हमारे एक दोस्त ने कहा, चलो फिर खोलो ताला खोलो, अंदर जाकर देखते हैं। हम उस दरवाजे के करीब गए और दरवाजे के अंदर से प्यारी सी आवाज़ फिर से आई, अब आ जाओ अंदर। ये आवाज़ सुनकर चारों की आंखें जैसे चमकी। ये भूतनी है या लड़की है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बुला रही है। वो बुला रही है, हमें जाना चाहिए या नहीं। ये कहने के बाद एक बार सन्नाटा सा छा गया। तभी हमारा एक दोस्त बोला, आरी लेकर आ आरी, जल्दी से इस ताले को काटो और अंदर चलते हैं, देखे तो सही, बुला रही है कमरे में, अब क्या दिखाना चाहती है। ये कहने के लिए उसने बहुत समय लगाया और भागा पीछे की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज़ लेने जा रहा हो। नीचे से वो एक छोटी आरी लेकर आया जो लोहा काटने में इस्तेमाल होती है। हम हैरान थे, आखिर उसने बैग में ये चीज़ भी रखी हुई है। अपने साथ वो शायली और रीना को भी लेकर आया। देखेंगे उस दरवाजे के पीछे क्या है। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। उसने बात भी शायली के सामने ऐसे ही की। लड़की की प्यारी सी आवाज़ आई थी, उसके बाद ये हमें यहाँ ले आया और यही कह रहा है अंदर जाकर देखते हैं वो बुला रही है, क्या बताना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। अब शायली भी मुझसे थोड़ा सा गुस्सा थी, ऊपर तो आ गई थी। फिर ताले को काटने का काम शुरू। धीरे धीरे हमने पहले वो कपड़ा फाड़ा, उसके बाद उस ताले को काटने का काम। ताले पर जंग लगा हुआ था, लगभग गला हुआ था ताला, लेकिन फिर भी उस कपड़े ने संभाल रखा था। अब ताले को काटने में 20 मिनट का समय लगा। ताला कटा और अंदर से एक आवाज़ आई थी। ये आवाज़ ने हमारे हाथों को रोक दिया था। ताले को तो हमने उस कुंडे से उतार दिया था, लेकिन धक्का देकर उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत ने जैसे जवाब दे दिया था। एक पल के लिए हमारे हाथ रुके, लेकिन वो दरवाज़ा खुद खुला था। हम अपनी आँखों से देख पा रहे थे वो क्या हुआ, जैसे हमारे अंदर से वो साड़ी पहने औरत निकली हो जिसने हाथों से दरवाज़ा खोला। पहले धुंधली थी, फिर पूरी नज़र आई और वो कमरे के अंदर। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा, और जैसे ही वहाँ खड़ी होकर वो पीछे की तरफ मुड़ी, वो प्रेत थी या क्या हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वो बहुत खूबसूरत थी, मुस्कुरा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो, जैसे अपनी बाहें फैलाकर जैसे बुला रही हो कि आओ। मैं अपने दोस्तों को रोक रहा था। शायली भी डर गई कि ये तो भूत है,
ये तो प्रेत है, निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो, ये तो सच में एक प्रेत है। जब हमने अंदर वो लाइट मारी जो शैली लेकर आई हुई थी, पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी, और सामने वाले पलंग पर हमें नजर आया एक शैतान सा लेटा हुआ था। वो भयानक था, शरीर पूरा काला, कद 8 से 9 फुट होगा, उसके शरीर पर बाल थे और भयानक चेहरा। उसने अपनी वो आंखें खोली थी जो पीले रंग की थी, और उसकी आवाज़, उसने बड़े बड़े वो चेन को जैसे अपनी बाजू पर लपेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर को लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ था, जैसे उस बेड के साथ और उस बेड के नीचे भयानक भयानक से चित्र, भयानक भयानक सी मूर्तियां रखी हुई, और वो उठने की कोशिश कर रहा। वो कमरे में हर चीज़ हवा में उड़ने लगी थी। हर चीज़ को उड़ती हुई देख हम घबरा चुके थे। वो लड़की वहाँ खड़ी बस यही कह रही थी, खोलो इसे, खोल दो इसे, जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, खोल दो इसे। हम उस भयानक शरीर, उस भयानक चेहरे को देखकर इतना ज़्यादा घबरा चुके थे, और वहाँ वो पूरी की पूरी हवेली हिलने लगी थी। जब वो हिलता जैसे इतना भारी हो कि भूकंप के झटके आ रहे थे, और उससे निकलने वाली लाल रोशनी, हम डरते जा रहे थे। और उस लड़की की वो आवाज़, खोलो इसे, खोलो इसे, खोलो इसे, खोलो इसे, खोलो इसे। उसका शरीर बदलता गया, वो भयानक होती जा रही थी। उसका शरीर भी उस शैतान की तरह बालों से भरा हुआ, भयानक चेहरा खूबसूरत से भयानक होता जा रहा था। और हम जल्दी से पीछे हटे। हमने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और वो आधा कटा ताला ही वहाँ फंसाया, वो लाल कपड़ा बांधा, और पीछे से चीखने की आवाज़ें, और हम भाग रहे। हम इतनी तेज़ भागे थे कि अब रुकना नहीं चाहते थे। यहाँ तो कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ को कैद किया गया है। हम जैसे ही नीचे से बाहर भागना चाहते थे, सभी खिड़कियां दरवाजे बंद हो चुके थे। वो खिड़कियां दरवाजे बंद थे और भागने का रास्ता नहीं। हम तो अपना सामान इकट्ठा तक न करना चाहते थे। वो लड़की हमें हर जगह नजर आ रही, वो भयानक सी, और उसके कदमों की आवाज़, ढश ढश। ये आवाज़ ने हमें अंदर तक डरा दिया था। और वो ऊपर के दरवाजे के अंदर से आ रही उस आदमी की आवाज़, ये हमारे लिए सबसे डरावनी रात थी। और उसके बाद वो लड़की हमारा पीछा करने लगी। वो हर जगह हमें नज़र आती, और एक मधुर सी धुन, वो अपना मुंह नहीं हिला रही थी, लेकिन वो आवाज़ अब भी, ये आवाज़ और उसकी वो भयानक आवाज़, दोनों का मिश्रण हमें डरा रहा था। तब हम जल्दी से मेरे बेडरूम में पहुँचे। हम सब इकट्ठा रहना चाहते थे, और वहाँ हर लाइट फ्लक्चुएट करने लगी। बार बार लाइट बंद होती और सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी जो हवा के साथ हिलती। बस उस मोमबत्ती से ही रोशनी थी उस कमरे में, और अचानक जैसे किसी ने उस मोमबत्ती को बुझा दिया हो, घुप अंधेरा। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, हाथ में उस टॉर्च को जलाने की कोशिश कर रहे, वो बैटरी वाली लाइट को जलाने की कोशिश कर रहे। कुछ नहीं जल रहा था। हम बस एक दूसरे को कह रहे, चुप हो जाओ, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शायद वो मार देगी हमें, और शायद वो आज़ाद ना हो जाए। वो सबसे भयानक लग रहा है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में वहशीपन था। तभी उस शांति को, उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ हमारे कानों में, अचानक सारी लाइट्स जली थी, और सामने रीना के गले में फांसी का फंदा, और वो पंखे से लटक रही, तड़प रही। नीचे से हमने जल्दी से उसे पकड़ा ताकि उसका दम ना घुटे।
जैसे ही हमने उसे पकड़ा, उसका शरीर हमारे हाथों में और सर उसका रस्सी से ही लटका रह गया। सर धड़ से अलग हो गया और वहाँ मेरा दोस्त हवा में लटक चुका था। वो हवा में लटका हुआ था। एक बड़ा सा हाथ जो दीवार से निकला था, उसने मेरे दोस्त के सर को पकड़ रखा था। एक हाथ सीधा दीवार को चीरता हुआ निकला, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी हुई और वो हाथ मेरे दोस्त की छाती को फाड़ कर आगे खुल गया था और खुला हुआ हाथ दोबारा पीछे की तरफ जैसे खींचा, मेरा दोस्त तड़प तड़प कर मरा था और हम चारों भागे इधर उधर। वहाँ सभी लाइट्स काम करने लगी थी, अब रोशनी ही रोशनी और मोमबत्ती अपने आप जल चुकी थी। मेरे दोस्त मेरे साथ भाग रहे थे। अचानक ही जब हम आगे की तरफ भागे, मैंने शाइली का हाथ पकड़ लिया। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मेरे दो दोस्त वो हमसे भी आगे दरवाज़ा तोड़कर बाहर जाना चाहते थे। तभी जब हम सीढ़ियों के पास ढूंढ रहे कोई और बाहर निकलने का रास्ता, सामने वो दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुल गया। बाहर जाने का रास्ता मिल गया। मैं तो रुका था, शाइली ने मुझे भी रोका था। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए। हमारा एक दोस्त भागता हुआ उस तरफ गया। मेरे दूसरे दोस्त ने उसे पकड़ रखा था, रोकने की कोशिश कर रहा। जैसे ही मेरा दोस्त उस दरवाजे के पास गया, वो बड़ा दरवाज़ा धड़ाम करके बंद हो गया और मेरा वो दोस्त उस दरवाजे के बीच में शरीर के दो हिस्से कर दिए थे उस दरवाजे ने। वो खून से लथपथ फटा हुआ सर, उसका आधा हिस्सा घर के अंदर, आधा हिस्सा घर के बाहर। हम तीनों चीखे, भागे और तब उस लड़की ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया। उसके सर को पकड़कर वो नाखून उसकी आंखों में धंसा दिए और उसका शरीर भयानक से दोबारा खूबसूरत हो गया और वो कहने लगी, ऊपर जाओ, तुम्हें उसे आज़ाद करना होगा। तुम दोनों प्रेमी लगते हो, तुम्हें उसकी आज़ादी के बदले तुम्हारी आज़ादी मिलेगी। अगर वो आज़ाद नहीं हुआ, तुम भी आज़ाद नहीं होगे और गुलामी की सज़ा मौत होती है। उसने हमारे दोस्त को ऐसे ही हवा में लटकाए रखा और हम जानते थे जिंदा नहीं छोड़ेगी हमें। आज़ाद करना होगा हमें उस शैतान को, शायद तभी हम जिंदा बच पाएं। सीढ़ियाँ चढ़कर हम उस दरवाजे को खोलने के लिए गए थे। हमारे दोस्त को तड़पता हुआ देख वो अपने हाथों से हमारे दोस्त को इस तरह लटकाए हुए जैसे उसे फांसी दी गई हो। वो चीखें मार रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसे बचाने के लिए शायद हमें ये कोशिश करनी ही पड़ती। दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर उस बेड पर लेटा हुआ वो शैतान। अब उस जंजीरों को खोलने का काम मेरा। धीरे धीरे मैं उन जंजीरों को खोलता गया। वो बस जैसे लपेटी गई थी, वो खुद खोल नहीं सकता था। मैंने उन जंजीरों को खोला। जैसे ही जंजीरों को खोल दिया, वो शैतान आज़ाद था। वो खड़ा हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे सर से पकड़ा था और उस औरत ने मेरे दोस्त को जैसे मार दिया, सर से धड़ को अलग किया अपने हाथों से। उसने शाइली को पकड़ लिया। अब शायद मौत का समय था। हमें मौत मिलने वाली थी। हमें इस हवेली में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे बचपन की वो याद भी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आई। मेरे पिता हमेशा एक पेंटिंग को देखा करते थे, वो शैतानी पेंटिंग। मैं उससे बहुत डरता था। बिल्कुल ऐसा बालों वाला शैतान और उसके पीछे सफ़ेद कपड़े पहनी वो औरत, इन दोनों जैसी ही लग रही थी। उन्होंने हमें पकड़ा और अब मैंने आंखें बंद कर ली। मैं इस दर्द को सहना नहीं चाहता था। मुझे भी तड़पाकर मारा जाएगा। अचानक मैं ज़मीन पर गिर गया क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया था। मैंने आंखें खोलकर देखी, शाइली भी ज़मीन पर गिरी थी। मैंने जल्दी से शाइली को गले से लगा लिया। वो औरत गायब हो चुकी थी और वो शैतान भी। अब हम देखते गए कहाँ है वो, लेकिन हमने भागने के बारे में सोचा। भागो यहाँ से। मैंने शाइली का हाथ पकड़ा और हम दोनों
उस हवेली से बाहर भाग आए। दरवाजे खिड़कियां सब खुले थे। जैसे ही हम उन सीढ़ियों पर पहुंचे, नीचे उस पहाड़ी से पीछे जैसे वो पूरी हवेली चरमरा कर गिरने लगी। वो जैसे रुकी हुई थी, वो इंतज़ार में थी हमारे कदम कब बाहर पड़ेंगे, और पूरी हवेली नीचे धंस गई। वो पूरा पहाड़ भूस्खलन के कारण एक तरफ जा रहा था और हम उन सीढ़ियों से उतरकर उस पहाड़ से नीचे, गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी उस पहाड़ को देखने के लिए, और हम बताना चाहते थे असल में वहां पर हुआ क्या है। वो रात भयानक थी लेकिन खत्म हुई। हम सो नहीं पाए। हम बस उन घरों के बाहर उस पहाड़ को देखते गए। हमारे दोस्त मौत के घाट उतार दिए गए थे उन शैतानों के जरिए। वो क्या चाहते थे हम नहीं पता, हमें बस जिंदा छोड़ दिया था उन्होंने। शायद हमने उस शैतान को आज़ाद किया, बदले में उसने हमें छोड़ दिया। अब क्या बताते उन गांव वालों को। हमने जो जो बताया, वहां आई पुलिस ने भी वो मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था हमने सपना देखा होगा। वो भूचाल जो शायद वहां आया, वो भूस्खलन जिस कारण वो पहाड़ी नीचे की तरफ धंसी, वो हवेली भी साथ ही ले गई। उनकी लाशों को निकाला जाएगा, तब पता चलेगा। अब कोई हमारी बात मानना नहीं चाहता। और उस गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था, राज खुद तक ही रखना, राज खुद तक ही रखना, कुछ राज बयां नहीं किए जाते। वहाँ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और 2 दिन बाद हम गाड़ी लेकर वहाँ से निकले थे। शाइली हमेशा मुझे गले लगा लगा कर रोती। मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों की मौत का कारण था या उसके अंदर का वो प्रेम। वो हमेशा मुझे गले लगाए रखती और उसने अपने अंदर का प्यार भी मुझसे जाहिर किया था। मैंने भी उससे जाहिर किया। शायद हमारे प्यार ने हमें बचा लिया था। आज भी मैं शाइली के साथ हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 2 महीने बीत चुके हैं। वो घटना भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भयानक घटनाओं को भुला ही देना चाहिए, लेकिन उसके बाद से एक अजीब सी बीमारी मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे शरीर के बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे सर पर कुछ सफ़ेद बाल भी थे, वो भी अपने आप काले हो चुके हैं। मेरे दाढ़ी बहुत कम आया करती थी, लेकिन वो भी ज़्यादा आने लगी है। शरीर पर भी बहुत ज़्यादा काले बाल आने लगे हैं, लेकिन शाइली हमेशा कहती है तुम काफ़ी रोमांटिक से हो गए हो। मुझे शरीर के ये बाल पसंद हैं। और एक ख़ास बीमारी, रात को 9 बजे मुझे नींद आ जाती है, चाहे मैं खड़ा हूँ चाहे कहीं लेटा हूँ, और सुबह 7 बजे नींद खुलती है। रात को क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं हमेशा भूल जाता हूँ मैं कहाँ पर था। सुबह कहीं और उठता हूँ, अपने आप मैं अपने बेड पर पहुँच जाता हूँ और शाइली मुझे कुछ नहीं बताती। मैं शाइली के साथ ही रहने लगा हूँ अब। और शाइली को गाना गाने का अजीब सा शौक और एक ख़ास धुन जो उसे सबसे प्यारी लगने लगी है। वक्त बदल रहा है। वो कहा था ना गांव वाले उस बुजुर्ग ने, कुछ राज राज ही रहने चाहिए, राज बयां नहीं किए जाते। मैं भी अपना राज बयां नहीं करना चाहता। आप खुद ही सोच सकते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है।